हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीडीपी का 7 फरवरी 2023 का पेपर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है। बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम कैसा होता है ये बताना आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा सरल से जटिल की तरफ होता है। कैसा होता है? सरल से जटिल की तरफ होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। भाषा विकास के लिए संवेदनशील काल जो होता है वो होता है आरंभिक बाल्यावस्था। आरंभिक बाल्यावस्था। और उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे पूछा गया है, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समाजीकरण कहलाती है। वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं व उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो अनुकरण का मतलब होता है कि बच्चे क्या करने लगते हैं, लोगों की नकल करने लगते हैं। और वस्तु स्थायित्व का मतलब क्या होता है कि जो है वस्तुएं तब भी मौजूद होती हैं जब वो हमारे सामने नहीं होती हैं। तो ये जो क्वालिटी डेवलप होती है बच्चों में ये होती है संवेदी चालक अवस्था में। और जीन पियाजे के अनुसार, जीन पियाजे ने बताया था जो अवस्था है उसमें से फर्स्ट अवस्था थी। उसके बाद एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, इसमें से दूसरी कौन थी? दूसरी थी पूर्व संक्रियात्मक वाली, और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली अवस्था कौन थी जीन पियाजे की, दूसरी कौन थी, तो ये सब आपको याद रखना है। और एक पॉइंट ये भी नोट करना है आपको, जैसे कि संवेदी गामक जो अवस्था है उसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। तो संवेदी गामक अवस्था इसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की 2 से 7 वर्ष। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो चौथी अवस्था है इसकी एज होती है 11 से 15 वर्ष या फिर इससे अधिक, या फिर 15 वर्ष से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। कोई बच्ची अगर सूरज को सजीव मानती है तो क्या दर्शा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीववादी चिंतन। क्या दर्शा रही है? जीववादी चिंतन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा जो है यह लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। इसके बारे में बताया था पियाजे ने। किसने बताया था इसके बारे में? इसके बारे में पियाजे ने बताया था। और जबकि समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसको जेडपीडी बोलते हैं इंग्लिश में, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, पाड़ या फिर सामाजिक अंतःक्रिया, इनके बारे में बताया था लेव वाइगोत्स्की ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन देना। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाठ का मतलब एक प्रकार से क्या होता है? सहारा देना। इशारे व संकेत के द्वारा विद्यार्थियों को सहारा देना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की विशेषता है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, अब यहाँ पे बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिसमें वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से
किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से भाषाई बुद्धि जो थी यह बताई गई थी हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, ये आपको याद रखने हैं। जैसे कि गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया जो निम्नवत है, जैसे कि भाषागत बुद्धि, देशिक बुद्धि, शारीरिक या फिर गति संवेदी बुद्धि, अंतर्व्यक्ति बुद्धि, तार्किक या फिर गणितीय, संगीतात्मक, अंतर्वैयक्तिक और प्रकृतिवादी। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि गार्डनर ने जो 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पे, एक प्राथमिक कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, तो क्या करना चाहिए? उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। व्यक्तिगत वाक जब बच्चे क्या करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, उसको क्या करना चाहिए? शिक्षिकाओं को उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? यह दर्शाता है जेंडर प्रारूप को। किसको? जेंडर प्रारूप को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया का क्या कहलाती है? अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या सभी विद्यार्थी एक ही क्षमता वाले तो नहीं होते? कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर में सीखता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो होती है इसको क्या कहते हैं? इसको बोला जाता है विभेदित निर्देश। क्या बोलते हैं इसको? विभेदित निर्देश बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, सामाजिक रचनावादी कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक परियोजनाएं। मूल्यांकन का तात्पर्य क्या होता है? सहयोगात्मक परियोजनाएं। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों व अनुभवों के विकल्प देना किस सिद्धांत का पालन करता है? विद्यार्थियों को उनकी अभिरुचि, जरूरतों व परिवेश की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर उन्हें विविध प्रकार की गतिविधियों, अनुभवों के विकल्प देना समावेशन का पालन करता है। किसका? समावेशन का पालन करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से क्या कक्ष में सांस्कृतिक संवेदनशीलता को बढ़ावा नहीं देता? विभिन्न संस्कृतियों के अनुकूल गतिविधियों का आयोजन करना। तो ये संस्कृतियों का क्या करेगा? बढ़ावा देगा। जब उनका आयोजन किया जाएगा तो क्या होगा? संस्कृतियों को बढ़ावा मिलेगा। उसके बाद विद्यार्थियों को उनकी संस्कृति के अनुभवों को साझा करने को बढ़ावा देना। ये भी क्या है? जब जानकारी बढ़ेगी बच्चों में संस्कृति के बारे में तो क्या होगा? उसका बढ़ावा मिलेगा। केवल प्रभावित संस्कृति के त्यौहार मनाना, हर विद्यार्थी की विविध पृष्ठभूमि को स्वीकारना व सम्मान देना। अब पूछा गया बढ़ावा नहीं देता, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है केवल प्रभावित संस्कृति के त्यौहार मनाना, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन दिया गया है। जबकि डी नंबर, बी नंबर, ए नंबर ये तीनों बिल्कुल सही ऑप्शन दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पाठ पढ़ने व लंबे अंशों को समझने में उन विद्यार्थियों को कठिनाई होती है जो से जूझ रहे हैं। अब यहाँ पे इनमें देखो, ये जो बीमारी के नाम होते हैं उनको बताया गया। जैसे कि पाठ पढ़ने में किसी को दिक्कत हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे पठन वैकल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसे पठन वैकल्य बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, जैसे बताया गया है, डिसकैलकुलिया का मतलब क्या होता है? डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय कौशल संबंधी विकार। जो गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में जिसको दिक्कत हो तो उसको क्या उसके बोलेंगे? डिसकैलकुलिया। उसके बाद डिसएर्थोग्राफिया लेखन संबंधी विकार, डिसआर्थोफिया मतलब वर्तनी संबंधी विकार, और अफेजिया मतलब क्या होता है?
भाषा संप्रेषण संबंधी विकार। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रवण बाधित बच्चों के लिए कौन सी शिक्षण सामग्री उपयुक्त नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा श्रव्य की किताबें। जब श्रवण बाधित बच्चे जब सुन ही नहीं सकते बच्चे, तो उनको श्रव्य किताबों से क्या मतलब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक शिक्षिका को अपनी कक्षा में सृजनात्मक बच्चों की पहचान करने के लिए किस प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए। सृजनात्मक बच्चों का अगर विकास करना है शिक्षिका को, तो इसके लिए खुले जवाब वाले प्रश्न या फिर मुक्तोत्तर प्रश्न पूछने चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण है कि बच्चा अपने साथ जो अनुभव स्कूल में लाता है, बच्चा जो अनुभव के साथ स्कूल में आते हैं तो उसको क्या करना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, शिक्षकों को उन्हें आगे बढ़ाया जाए। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, बच्चे कैसे सीखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, चीज़ों को बनाकर व कार्य करके, पढ़कर व लिखकर भी सीखते हैं, बोलकर व सुनकर, सोचकर व मनन करके। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ABCD ये सारे सही हैं। तो बच्चे कई तरीके से सीखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे, किस कक्षा में विद्यार्थी बेहतर ढंग से सीख सकेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षक बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। शिक्षक क्या करता है, बच्चों को उनकी गति के अनुसार सीखने की अनुमति देता है। उस कक्षा में बच्चे सबसे ज़्यादा सीख सकेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब शिक्षक बच्चों के अनुभवों को कक्षा में शामिल करते हुए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में उदाहरण देता है, तब वह बच्चों में किस भावना को प्रोत्साहित करता है। इसका आंसर हो जाएगा, तब वह शिक्षक बच्चों में अपनापन को प्रोत्साहित करता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, समस्या समाधान की प्रक्रिया किससे बेहतर होती है। समस्या समाधान की जो प्रक्रिया है वो बेहतर होती है तार्किक सोच से। किससे, तार्किक सोच से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां। बच्चों की भ्रांतियां व त्रुटियां बच्चों की सोच में झांकने के अर्थपूर्ण मौके देती हैं कि बच्चे क्या सोच रहे हैं, तो क्या करना, उसकी जानकारी प्राप्त करने में हेल्प करती हैं जो बच्चे की त्रुटियां होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इस बात का क्या संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई है तथा उसकी रुचि की नहीं है। तो इसमें बताना है कौन सा इस बात का संकेत है कि बच्चा उसमें क्या कर रहा है, रुचि नहीं ले रहा। तो यहाँ पे हो जाएगा ऊब इस बात का संकेत है कि शैक्षिक गतिविधियां बच्चे के लिए यांत्रिक व दोहराव वाली हो गई तथा उसकी रुचि की नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यहाँ पे कथन दिया गया है, बच्चों में सजा का डर पैदा करके सीखने को सुसाध्य किया जाना चाहिए। बिल्कुल ही गलत है। बच्चे को डरा कर सिखाया नहीं जा सकता है और ना ही फिर वो क्या करेगा, कोई जिज्ञासा करेगा, ना ही वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद कारण यहाँ पे दिया गया है, इनाम व सजा अर्थपूर्ण सीखने में बेहद प्रभावशाली है। अर्थपूर्ण सीखने के लिए इनाम व सजा बेहद प्रभावशाली, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। तो यहाँ पे जो कहा गया है तो ये दोनों गलत हैं। तो इसके अनुसार हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन में जो एक कथन था और जो आर कारण था वो दोनों गलत थे। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। विद्यार्थियों की अभिरुचि, संकल्पना की कथित प्रासंगिकता, विद्यार्थियों का विकासात्मक स्तर, सीखने सिखाने की पद्धतियाँ। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कारक सीखने को प्रभावित करता है। तो सभी कारक जो है सीखने को प्रभावित करेंगे। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ABCD। उसके बाद हमारे 30 नंबर और लास्ट नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सीखने की स्थितियों में व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार के बीच संबंध को सही दर्शाते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों कारक व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्या जो तीनों कारक यहाँ पे दिए गए हैं, व्यक्ति, वातावरण व व्यवहार, इनके बीच संबंध क्या है कि तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो
तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और ये 30 क्वेश्चन जो थे 7 फरवरी 2023 का जो पेपर था वो कंप्लीट हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।